नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। आर्थिक सर्वे आज संसद पटल पर रख दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सर्वे में देश की हालत खराब बताई गई है। सर्वे में लगाए गए अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 5.4 से 5.9% रहने वाली है। सर्वे में राजकोषीय सुधार के लिए सब्सिडी कटौती पर जोर दिया गया है। वहीं अर्थव्यवस्था प्रभावित होने के पीछे विदेशी कारणों को जिम्मेदार माना गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि लोकसभा में जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया है वो देश की आर्थिक हालत खराब बता रहा है। आर्थिक सर्वे की अहम बातें अगर जानते हैं, वित्त वर्ष 2014-15 में जीडीपी वृद्धि दर 5.4% से 5.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। 2015-16 में 7 से 8% आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। कमजोर मॉनसून बाहरी कारणों से आर्थिक वृद्धि को खतरा बताया गया है। राजकोषीय मजबूती के लिए सब्सिडी में कटौती को जरूरत बताया गया है। राजकोषीय सेहत के लिए घरेलू उत्पाद अनुपात में कर का अनुपात बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। 2014-15 में चालू खाते का घाटा जीडीपी के 2.1% तक सीमित रहने का अनुमान लगाया गया है। थोक मूल्य वाली मुद्रास्फीति 2014 के अंत तक नरम होने की उम्मीद जताई गई है। खुदरा मुद्रास्फीति में सुधार के संकेत मिले हैं। खाद्य महंगाई का गैर खाद्य महंगाई पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए मौद्रिक नीति का औपचारिक खाका तैयार करने को कहा गया है। बेहतर संग्रह सुधारों के जरिए राजस्व घाटे पर अंकुश लगाने की बात कही गई है। सरल टैक्स व्यवस्था, सीमित संख्या में रियायत, जीएसटी दर और बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। मौजूदा आयकर कानून की जगह साफ और आधुनिक डीटीसी की जरूरत बताई गई है। पूंजीगत व्यय में कटौती अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। राजकोषीय सुधार, एफआरबीएम अधिनियम को सख्त करने की मांग की गई है। सरकार को राजकोषीय मजबूती के जरिए निम्न और स्थिर महंगाई की तरफ बढ़ने की आवश्यकता बताई गई है। रुपए में स्थिरता आई है, जिससे पता चलता है कि विदेशी विनिमय और बाजारों में भरोसा बढ़ा है। तो आर्थिक सर्वे में सामने आई बातें देश की अर्थव्यवस्था को कहां पाती हैं, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के मेहमान। परिचय करवा देते हैं। राजेश कुमार अग्रवाल जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, बताएंगे कि आर्थिक सर्वे की बातें कहां पाती हैं अर्थव्यवस्था को। साथ ही भाजपा के नेता है राजेश गौड़ जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश जी, आपसे जानेंगे कि आप जो आर्थिक सर्वे है उसको कैसा पाते हैं? निराशा ज्यादा है या अच्छी बातें ज्यादा है? नहीं, आर्थिक सर्वे ने अपनी यथास्थिति दर्शाई है और उन्होंने बेसिकली एक एजेंडा सेट कर दिया है कि दिस इज व्हाट जो हमें इनहेरिटेंस में मिला है। लेकिन जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है कि आर्थिक हालत खराब है, सर्वे में बताया जा रहा है। देखिए, उन्होंने अपना जो एजेंडा स्पेल आउट किया है उसमें उन्होंने दो चीजें क्लियर कट बताई हैं। एक इन्फ्लेशन, जिसको वो कंट्रोल कर पाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, और दूसरा जो उनका मुद्दा है वो है इंडस्ट्रियल स्लो डाउन। अब इसके क्या कारण है उसको एग्जामिन आर्थिक सर्वे में नहीं किया गया है कि इनके कारण क्या हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट नहीं, कई तरह के कारण हैं उसमें। अगर आप शुरू से लें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की नॉन अवेलेबिलिटी इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, या ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज इंक्रीजिंग, उनको उस तरह का लेबर नहीं मिल पा रहा है, या उनके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा लगाए जा रहे हैं जिसकी वजह से उनको इंडस्ट्री उस तरह से प्रोस्पर नहीं कर पाया है। जबकि सर्विस सेक्टर, अगर देखिए, अगर आप हम आर्थिक दशा की बात करते हैं तो बेसिकली जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है इसके तीन ही कारण है। या तो हमारा डेवलपमेंट है प्राइमरी सेक्टर में, विच इज एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज, दूसरा है औद्योगिक इंडस्ट्रियल सेक्टर, और तीसरा है सर्विस सेक्टर, जिसमें सारी तरह की सर्विसेज आ जाती हैं इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। तो किसी न किसी तीनों की वजह से ही कम हुआ है। एंड जब उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से कम हुआ है, अगर हम फर्स्ट चैप्टर ही देखते हैं, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द, ये जो डॉक्यूमेंट आज रिलीज हुआ है, तो हमें क्लियर कट पता लगता है उसके अंदर कि इट इज ड्यू टू स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वगैरह के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में आई एम सरप्राइज्ड कि वो डिस्पाइट सच ए लो ग्रोथ
एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कहीं भी उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है और ना ही ज्यादा सुधारों की बात कही गई। हाँ, ना ज्यादा सुधारों की उसमें बात की गई है। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सर्वे में ये भी लिखा गया है कि यूपीए के जो कदम थे अर्थव्यवस्था के मुताबिक अच्छे थे और ये जो है आने वाले सालों में 7 से 8% तक ग्रोथ रेट दे देंगे। फिर ऐसे में एनडीए सरकार क्या करेगी? उसे तो सब कुछ जो पॉलिसी जिसकी वो किरकिरी करती रहती थी, आलोचना करती रहती थी, वही पॉलिसी को आर्थिक सर्वे में अच्छा बताया गया है। अगर आप देखें कि जब रेल बजट पास हुआ था उस वक्त भी यही बातें चली गई थी कि कई कड़े फैसले लिए जाएंगे, इस तरह की पॉलिसीज बनेंगी। लेकिन जिस हिसाब से रेल बजट आया उससे पता चला कि ऐसी बात नहीं है। कई चीजें ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट नहीं हुए, जैसे 676 359 जो प्रोजेक्ट्स थे वो तो सिर्फ कंप्लीट और बाकी रह गए। 99 जो प्रोजेक्ट्स थे वो रह गए। 60,000 करोड़ जबकि दिया गया था। तो इस तरह की मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो हमें इनहेरिट मिला वही हम आगे लेके जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ में कंट्रीब्यूशन होगा भाजपा का या भाजपा की सरकार का, एनडीए सरकार का इसके अंदर। तो कंट्रीब्यूशन यानी किस तरह के? जिस तरह से इंडस्ट्रियल एरिया में कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी स्लो डाउन है, इसी को इकोनॉमिक की बुरी हालत का जिम्मेदार बता रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि जब वित्त मंत्री प्रेजेंट करेंगे कल बजट तो फिर इंडस्ट्री को, जैसा कि पहले ही कहते हैं कि एनडीए जो सरकार है वो तो फिर व्यापारियों की सरकार है। देखिए, पहले भी जब मोदी साहब से कई बार बात होती है इस बात पर, तो ये कहा जाता कि हम स्किल्ड लेबर लेके आए। अनस्किल्ड लेबर है जिसके प्रॉब्लम होती है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ लो होती है, क्योंकि अगर हम स्किल्ड लेबर, अगर यहाँ पर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें जैसे पंजाब, हरियाणा या कहीं और, तो मैक्सिमम जो लेबर होती है हम वो बिहार से लाते हैं या किसी और स्टेट से लेके आते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पर इंडस्ट्रियल कॉलेजेस खोल दें, जैसे अभी पीछे बताया कि रेलवे यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, किस लिए कि उसी वक्त वहीं पर आपको स्किल्ड लेबर मिल जाएगी, तो मुझे लगता है उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी आ ही जाएगी। क्योंकि उससे संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ये रेलवे यूनिवर्सिटी का बात इन्होंने छेड़ी है कि पर ये भी शायद मुझे यूपीए सरकार की ही देन लग रही है, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह का प्रस्ताव किया था। आप आज की जो आर्थिक सर्वे पेश हुआ है इसको कहाँ पाते हैं? देखिए, आर्थिक सर्वे में जो बातें की गई है, तो देखिए भारत की स्थिति जो है वो पूरे विश्व में जो एक आर्थिक मंदी आई थी उसका इम्पैक्ट बताया जरूर जा रहा है। लेकिन हम इस बात को ज़रूर माने कि कहीं ना कहीं आज़ादी के 60 साल बाद भी कोई भी सरकार आई हो, उन लॉन्ग टर्म जो उनकी रणनीति है उनमें बहुत ही बड़ी बड़ी खामियां रही हैं। जैसे बात हो रही है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ में जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें 2 तात्कालिक कारण बताएं कि खराब मानसून और प्लस विदेशी कारण में अभी लेटेस्ट कारण इराक के अंदर जो ट्रबल है उसका कारण है। अब मानसून की समस्या आज सिर्फ नहीं आई है, ये आज़ादी के बाद से मानसून की प्रॉब्लम आती रही है। तो क्या आपने 60 सालों में, चाहे अभी जो नई सरकार आएगी, मानसून हर 2 साल 3 साल 5 साल बाद अगर धोखा देता है तो आप उससे निपटने के लिए आपके पास लंबी योजना क्या है? क्योंकि ग्रोथ रेट को अगर आप मानसून से जोड़ते हैं तो। दूसरा, जहाँ तक बात है इराक की प्रॉब्लम की, देखिए एनर्जी जो है वो डेवलपमेंट का सबसे बड़ा मसला वो है, दूरी है। हाँ। तो एनर्जी का मीन्स है कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं है, एनर्जी का एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप पेट्रोल डीजल के अलावा आपके पास और भी सोर्सेज हैं, बिजली की, पानी से, सौर ऊर्जा है। उसका अगर आप पूरा का पूरा जो इंडिया का डेवलपमेंट का जो ढांचा देखें तो वो दुनिया के बाकी जो मुल्क हैं उसके सामने कहीं नहीं टिकता। और एनर्जी के क्षेत्र में बहुत हम पुअर हैं। जब तक ये 2 सेक्टर के मामले में सरकार बहुत ही लंबी रणनीति नहीं बनाती है तो सरकार चाहे जितना दावा करे कि हम 16 में ऐसे कर देंगे, 17 में ऐसे कर देंगे, 18 में ऐसे कर देंगे। अब बताइए कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे फूड आर्टिकल्स की कीमत सबसे ज्यादा है। दुनिया के तमाम मुल्कों ने फूड आर्टिकल्स के कीमत पे कंट्रोल रखा है। और फूड आर्टिकल्स के अगर कीमत पे आप कंट्रोल नहीं रखते हैं तो आपका डेवलपमेंट 5 से 7% से ऊपर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें मुनाफाखोरी आएगा। उसमें जो एक छोटे से आदमी की भी कमाई है तो अगर उसकी बचत नहीं होगी तो डेवलपमेंट के प्रोसेस में नहीं लगेगा। वो दिन भर में जो कमाएगा वो पूरा पैसा फूड आर्टिकल्स में लगाएगा। आज 100 रुपये तो आदमी कमा रहा है, 100 रुपये में 100 रुपये अगर उसको खाने में ही खर्च हो रहा है तो वो कंट्री कभी डेवलप नहीं हो सकता। इस बात को आप मान के चलिए। इसलिए कई ऐसी सारी चीजें हैं। पिछली सरकारों में भी देखा गया था कि जो कृषि जगत है उसको काफी अनछुआ ही रहने दिया गया था, और इस वाले सर्वे में भी यही देखा जा रहा है कि कृषि जगत को उतना ध्यान नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, जो कि महंगाई के लिए सबसे बड़ा
बड़ा वजह माना जाता है। आपसे जानना चाहेंगे राजेश जी कि जिस तरह से 2012-13 में सबसे डिकेड लो था 4.5 का ग्रोथ रेट, उस हिसाब से देखा जाए तो 4.7 का 13-14 में है, तो शुरुआत तो हो गई है, बेहतर की तरफ हम बढ़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन कृषि अभी भी अछूती है। तो लगता है कि ये जो बहाना है मॉनसून का, ये अभी भी सामने आ सकता है। जैसा कि इन्होंने भी बताया है कि ये तो काफी सालों से चलता आ रहा है कि सीजनल फैक्टर हमेशा ही रहे हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमारी प्रॉब्लम है गवर्नेंस, हमारी प्रॉब्लम है लैक ऑफ प्लानिंग। जब हम कोई भी चीज को फोर्स ही नहीं करते, अगर पॉलिसी प्लानिंग डिवीजन के अंदर मैं बैठा हूँ और मैं ये एंटिसिपेट नहीं करता कि इस समय ये हालात हो सकते हैं और उसके लिए मैं प्लानिंग नहीं करता, तो डेट मीन्स आई एम नॉट डूइंग माय जॉब प्रॉपर्ली। और यही हाल कुछ सालों से चला आ रहा है जी। ना भारत सरकार ना राज्य सरकारें उस तरह से उन चीजों को फोकस नहीं कर पा रही हैं। दिस इज वन थिंग। दूसरा, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर देख रहा था इसमें, ये इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट बाय कमोडिटी डिवीजन। इसमें सिर्फ मैं एक देखा कि राइस का इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट के अंदर हमारा शेयर 16.7% था 2011 में, और लेकिन अब ये हो गया 25.1%। डेट मीन्स हमारा टोटल कंपोनेंट कहीं हमारा एक्सपोर्ट में जो राइस का शेयर है वो बढ़ा है, और दूसरा स्पाइसेज का शेयर बढ़ा है। लेकिन अगर अब मैं थोड़ा सा रिवर्स करके देखता हूं उसको, अगर हम वैल्यूज देखते हैं तो 24,400 US डॉलर मिलियन का राइस एक्सपोर्ट करते थे हम, जब हमारा शेयर था 16.7% टोटल एक्सपोर्ट में। अभी हमारा 25% शेयर है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 24,403, विच इज जस्ट 3 US डॉलर मिलियन फालतू, जबकि हमारा 8% शेयर बढ़ गया। लेकिन जो इसका मतलब जो हम है, चावल है हम कम कीमत पर दे रहे हैं उनको। जी। वी हैव रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ राइस। क्या हम उस स्थिति में है, क्या भारत उस स्थिति में है कि वो इतने तादाद में चावल निर्यात करे? क्योंकि अभी जो सर्वे आया है उसमें भी ये कहा गया कि एक्सपोर्ट के हिसाब से ये जो सिचुएशन है कंट्री की, वो सही नहीं है। नहीं, एक्चुअली बात वहीं पे आ जाती है कि जब हम प्लानिंग की बात करते हैं या योजना की बात करते हैं, जब हमारी योजना नहीं है, हम सोच नहीं करते। एक आदमी एक फाइल पे बैठा है और वही फाइल 10 साल 15 साल 20 साल चलती आ रही है। एक क्लर्क बैठा होता है एक डिपार्टमेंट के अंदर, मैंने देखा है खुद, हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं जाता हूँ, वो उस फाइल देखता नहीं है, एंटीसिपेट नहीं करता है कि पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, नीड कितना बढ़ गया, रिसोर्सेज कितने बढ़ गए, उसके हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करनी शुरू कर देता है, और एंड रिजल्ट ये निकलता है कि आपको गेन कुछ नहीं होता है और आपकी योजना खराब हो जाती है। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे आर्थिक सर्वे में भी देखें तो FDI पर काफी जोर दिया गया है, यानी हम उम्मीद करेंगे कि कल का जब बजट आएगा तो उसमें भी FDI पर पूरा फोकस रहेगा। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, जब FDI की बात की जाती है तो भाजपा सरकार ने हमेशा इस बात पे एम्फसाइज किया कि जो FDI है वो छोटे शॉपकीपर्स, छोटे व्यापारियों के संबंध में ना हो। अगर यहाँ पर भी बात हुई है, रेलवे बजट में बात हुई है, आने वाले उसमें बात होगी, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की गई। अकेले सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यापार के ये FDI पब्लिक प्राइवेट जो बात कर रहे हैं आप, तो मुझे तो नहीं लगता है कि पब्लिक का कुछ, भले प्राइवेट कंपनियों का जरूर फायदा होगा। अब ये देखिए ना, जरूरी 51 अगर 49 रेशियो भी आती, 51% अगर पब्लिक रहता है, 49 अगर प्राइवेट भी रहती है, तो उसमें हमें सुविधा तो मिल रही है, लेकिन सरकार का भी उस पर पूरा हाथ है कि वो उस पर चेक एंड बैलेंस रख सकती है कि अगर कोई चीज गलत हो रही तो उसको उनको पता है किस तरह के, जैसे मारुति आई थी शुरुआत में, वो 51-49% के रेशियो पे आई थी, उसी तरह इसके अंदर भी हम कर सकते हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे PPP का ये बोल रहे हैं कि ये फायदेमंद हो जाएगा, लेकिन जब हम एक आम सा उदाहरण देती हूँ कि स्कूल एक सरकारी स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है, इन्होंने चलो ला दिया, प्राइवेट स्कूल में फीस जो है मनमानी, इस पर सरकार का कोई चेक नहीं है, वो बिल्कुल आम सी चीज़ है। प्राइवेट और पब्लिक को जब आप साथ में लाएंगे तो ये चीज़ें कभी साथ नहीं चल सकी हैं। संजीव जी, देखिए, FDI का दो चीज़ें होगी कि FDI का मतलब है कि FDI जो लेके आ रहा है, जो भी व्यक्ति इस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेगा, विदेश का व्यक्ति, चाहे कोई भी विदेशी कंपनी होगी, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, फर्स्ट प्रिंसिपल होता है मुनाफा। और वो मुनाफे की पॉलिटिक्स में वही जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उसको सर्टेन रिटर्न लगेगा, यहाँ पे हमें रिटर्न आना है, और रिस्क वाले जोन में नहीं करेगा। मीन्स कि जैसे रेलवे की बात जहाँ पे FDI की आएगी, तो अगर उनको कहा जाएगा रेलवे वालों को, ठीक है आप ऐसा कीजिए, झारखंड के अंदर या बिहार के अंदर आप इस बेल्ट में
रेलवे लाइन बिछाइए या इन नदियों पे पुल बना दीजिए, तो पहले वो सर्वे करेंगे कि इन नदियों के पुल को कितनी बार नक्सली ब्लास्ट करेंगे, हमारा क्या प्रॉब्लम आएगा। तो एफडीआई भी वहीं पे आएगा जहाँ पे लगेगा कि जैसे जहाँ पे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, यहाँ पे एफडीआई ला सकते हैं। वो रेलवे स्टेशन पे पीपीपी मोड में जहाँ पे लगेगा कि लिफ्ट के हमें पैसे मिल रहे हैं, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे आप घुसो और उसके बहुत पैसे देने पड़ते हैं पार्किंग के और तमाम चीजों के, तो ऐसे जगह पे तो एफडीआई आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे बात आएगा कि जहाँ पे एकदम ही जैसे टेलीफोन कंपनियों का हुआ कि बीएसएनएल तो गांव-गांव में लैंडलाइन बिछाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बहुत जगह प्राइवेट मोबाइल कंपनियां दूर दराज के गाँव में अभी भी बिछाने से डरती है, क्योंकि वहाँ पे सोशल कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो वो एफडीआई जो लाने वाले होंगे वो हमारी सरकार से ज्यादा समझदार हैं। जो सरकार सोच रही है कि एफडीआई अकेला एक ऐसा चीज है जो सारी समस्याओं के जड़ को खत्म कर देगी, तो ये संभव नहीं है। एफडीआई जो है वो प्योर मुनाफे के उस पे होगा और उनको जितना लगेगा रिटर्न, और इस कंट्री का सोशल इश्यूज को उतना नहीं, ये बहुत ही आप एक लिमिटेड सोच रख रहे हैं ना कि एफडीआई ले आना है। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि एनर्जी के सेक्टर में, फॉरेन सेक्टर में हमें प्रॉब्लम आ रही है इससे, भाई ये जिस प्रॉब्लम की बात ये कर रहे हैं वो प्रॉब्लम के लिए आपको पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिट है, आपके पास पेट्रोल नहीं है, आपके पास डीजल नहीं है, आप 80% 90% इंपोर्ट पे हैं, और ये प्रॉब्लम सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के इंपोर्ट से हैं। आप अफ्रीका से इंपोर्ट नहीं करते, आपका ईरान, इराक, सऊदी अरब ये मुल्कों से आप पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे 1990 से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, 1990 से नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार से प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं वो फाइट होती रहती है, कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी रहती है, किसी ना किसी मसले में फाइट हो जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट में जो कुछ एक प्लेयर्स होते हैं वो इसको बनाए रखेंगे। आज अगर वो इंसर्जेंसी है तो उसको बड़ा फायदा अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो $115 पर बैरल हो गया। रूस को भी लाभ है इसका, रूस क्योंकि पेट्रोलियम सेक्टर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। सऊदी अरब को लाभ है क्योंकि वो भी पेट्रोलियम सेक्टर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर इस इराक के विवाद से कीमतें बढ़ी है उसका लाभ तो उन मुल्कों को हो रहा है ना जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत जैसा देश है जिसके पास पेट्रोल है ही नहीं है, आपको मानना है कि हमने इंपोर्ट ही करना है, आपका बिल इंपोर्ट बिल बढ़ता जाएगा, मतलब कि $100 अरब का करीब आपका पेट्रोलियम का इंपोर्ट बिल है। तो आप लॉन्ग टर्म अल्टरनेटिव प्लान बनाइए जिससे कि मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा आपको कि अगर हम पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं और हम देखते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स हमारी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को अगर हम देखें, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 51%। फिस्कल डेफिसिट जिसको हम बोलते हैं, 51% का फिस्कल डेफिसिट जिस बजट में हो, तो आप बताइए कि आप पैसा कहाँ से लाएंगे। कोई भी प्लानिंग, कोई भी पॉलिसी करने के लिए हमारे पास दो ही ऑप्शंस रहती हैं, या हम पब्लिक बोरिंग करें या हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये मुद्दा उठाया गया है कि जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम कैसे किया जाए, ये मुद्दे उठते रहे हैं, और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है मोदी सरकार से कि वो इसको कम करने के लिए या बिल्कुल खत्म करने की दिशा में कोई काम करेगी। वैसे एक सवाल आता है यहाँ पर कि रुपये की स्थिरता बताई गई है इस आर्थिक सर्वे में कि बाजारों में रुपए के लिए भरोसा बढ़ा है, ये भी एक अच्छी बात मानते हैं? ये तो देखिए, रुपया तो बढ़ना वाकई ही अच्छी बात है, इसका भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि हमारा जो निर्यात है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। लोग हमारा जब रुपये बढ़ता है तो उनको कम क्वांटिटी मिलेगा, वो ज़्यादा हमारा सामान लेने के इच्छुक नहीं होंगे। देयर आर अदर प्लेयर्स इन दी वर्ल्ड जो हमारे दाम से कम दाम में उनको देने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इसीलिए आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इंटरेस्टेड रही है कि रुपये को स्टेबल ना किया जाए, जबकि वो इसको स्टेबल किसी भी समय कर सकते थे। जब ये 36 रुपए से 40 रुपए हुआ, 40 से 50 हुआ, और लास्ट टाइम तो इसमें 70 तक देख लिया था, तो रुपये का इस तरह से डेप्रिसिएशन। अभी आप देखिए कि अगर मैं सैलरीड क्लास हूँ, सारी उम्र में मैंने 10 लाख रुपए सेव किया, और अभी सब कुछ रुपये गोल्ड मतलब डॉलर की टर्म में आता है आपके पास, मेरा वो 10 लाख रुपया 7 लाख या 6.5 लाख रुपए रह गया। अगर मैं खाली उसके इंटरेस्ट पे जीना चाहता हूँ तो मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा जब मेडिकल कॉस्ट इतना बढ़ गया है। सोशल सेक्टर पे मतलब कोई सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज है ही नहीं अभी भारत इंडिया में, नजर नहीं आ रही है। भारत में सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। उम्मीद करेंगे कि ये इसी सोशल सिक्योरिटी का थोड़ा सा हिस्सा जरूर बजट पे देखने को मिले। मैं एक बात और कहनी चाहता हूँ आपको। देखिए, अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है $30.8 मिलियन कुछ ऐसा है, और अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व है 307 मिलियन की, तो हमें ये चाहिए कि हम उसको रीपे करें। अभी ये अच्छी बात नहीं है कि हम अपने पास पैसा रखें और दूसरों से और उधार लेते रहें। अभी हमें चाहिए कि हम अपना पैसा वापस भी करना सीखें।
जी। उससे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, मार्केट में हमारी साख बढ़ती है, साख बढ़ने से हमारी इज्जत बढ़ती है, और इज्जत बढ़ने से हमारे पास अपने आप इन्वेस्टमेंट आती है। आप जिसका पैसा वापस करोगे वो दोबारा लगाएगा। जब आप पैसा माफ कीजिएगा, रोकना पड़ेगा क्योंकि समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। चालू वित्त वर्ष में 4.7 की दर से आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से 2015-16 के वित्त वर्ष में 7 से 8% के हिसाब से देश तरक्की करेगा। मैन्युफैक्चरिंग, कृषि जगत और टैक्स व्यवस्था में अगर सुधार लाई जाए तो तरक्की की रफ्तार और तेज जरूर होगी। उम्मीद करेंगे कि एनडीए की सरकार भी कल के बजट में इन बिंदुओं पर ध्यान जरूर देगी। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।